जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत में वन संसाधन, इनका किस प्रकार से भारत में वितरण है, ये कितने प्रकार के होते हैं फॉरेस्ट भारत में। तो आज पीएससी का ये विशेष टॉपिक है, इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानें कि फॉरेस्ट कहते किसे हैं। फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर वृक्षों की एक सघनता होती है, और वो सघनता दो प्रकार से हो सकती है। ऐसे वृक्ष जो नेचर द्वारा अपने आप उत्पन्न किए गए, जहां मानव अधिवास नहीं है, मानव के अनुरूप वृक्षों ने अपने आप को समायोजित नहीं किया, या दूसरे शब्दों में कहें मानव से किसी भी प्रकार से प्रभावित हुए बिना नेचर द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले वृक्षों का जो आवरण है वही वन कहलाता है। तो ये नेचुरल फॉरेस्ट है। लेकिन साथ ही जहां इंसान रहता है, चाहे गांव हो या शहर हो, वहां भी कुछ फॉरेस्ट के नाम पर वृक्ष तो वहां भी हैं, तो वो भी फॉरेस्ट का ही तो एक हिस्सा है। तो इसीलिए विद्यार्थियों, इसे फॉरेस्ट को दो भागों में बांटा जाता है। यानी कुल वन आच्छादित क्षेत्र दो प्रकार से होता है, जिसे कहा जाता है फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। भारत में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नामक एक संस्था है जो हर 2 साल में फॉरेस्ट के आंकड़े जारी करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज, इसके अंतर्गत काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हर 2 साल में अपने आंकड़े जारी करती है। 1987 में पहली बार इसने ये बनी थी, और बनने के बाद इसने आंकड़े जारी करना शुरू किए थे। 87 से लेके 21 तक के आंकड़े इसने जारी किए, यानी कुल 34 साल हो गए। 34 साल में हर 2 साल में रिपोर्ट जारी करती है, तो 17 बार अपनी रिपोर्ट जारी कर चुकी है। अभी वर्तमान में जो हमारे पास रिपोर्ट है वो 17वीं रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 17वीं रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में कुल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर जैसा मैंने कहा नेचुरली पैदा होने वाली वृक्ष, उनसे बनने वाला जो फॉरेस्ट है उसको कहते हैं फॉरेस्ट कवर। इस पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.7% फॉरेस्ट कवर है, जबकि ट्री कवर जो कि रहवासी इलाकों में होता है, गांव में, शहर में जहां लोग रहते हैं उनके बीच में जो फॉरेस्ट होता है, उसको 2.92% है। इस तरह से कुल मिला के 24.62% हिंदुस्तान की भूमि वन आच्छादित है। इस पूरे वन आच्छादित क्षेत्रफल में अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो सबसे ज्यादा वन आच्छादन अगर कहीं है एरिया वाइज, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 93, अगर मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल हम देखें तो मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। इसमें से 93,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फॉरेस्ट है, कुल फॉरेस्ट, जिसमें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों शामिल हैं। यानी लगभग 30% भाग पर वन है मध्य प्रदेश के, ऐसे आप समझ सकते हो। भारत में जो कुल फॉरेस्ट है वो 24.62% है, और अगर इससे तुलना की जाए तो भारत का जो एवरेज फॉरेस्ट कवर है उसकी तुलना में भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां इतना भी नहीं है। और हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में, पहली फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी 1952 में, और जो नई वाली है लेटेस्ट वो है 1988 की। ये 2 फॉरेस्ट पॉलिसियां आई। अभी 88 वाली फॉरेस्ट पॉलिसी चल रही है, बाकी जो फॉरेस्ट से रिलेटेड बिल हैं वो पास होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो अभी यही फॉरेस्ट पॉलिसी है। ये फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है कि किसी भी देश में या हमारे देश में फॉरेस्ट मिनिमम 33% भूभाग पर होना चाहिए, या 1/3 भूभाग पर होना चाहिए, ये कहती है। और साथ में इसने 2 क्लोज और डाले कि ये 33% तो एवरेज है भारत की भूमि का, लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो 26% से कम नहीं होना चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां 67%। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैदान पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 2/3 भूमि वन आच्छादित होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की गई है इसमें। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही भारत ने अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई। इसको बनाने के पीछे लॉजिक ये था कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में, विद्यार्थियों एक छोटा सा मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर ये पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है। इसमें से पार्थिव क्षेत्र यानी टेरेस्ट्रियल एरिया लगभग 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। ये पूरी पृथ्वी का वो क्षेत्र है जो पार्थिव है, जहां पर फॉरेस्ट हो सकता है। अगर इसमें से
वर्तमान में लगभग 4 करोड़ 10 लाख क्षेत्र, यानी 4.1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर ये पृथ्वी का वन आच्छादित क्षेत्र है, और ये पूरी पृथ्वी का लगभग 27% है। पार्थिव क्षेत्र का लगभग 27%, ये पूरे विश्व में इतना क्षेत्र अभी वन आच्छादित है। और ये अपेक्षा की गई है वर्ल्ड लेवल पर ये आंकड़े जारी करने का काम फाओ द्वारा किया जाता है। फाओ मीन्स एक संस्था है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट के आंकड़े जारी करती है, और ये संस्था ये कहती है कि पूरे विश्व में कम से कम 33% भूमि पर वन होने चाहिए। उसी चीज को ध्यान में रखकर हिंदुस्तान ने जो अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई, उसने भी यही अपेक्षा की कि कम से कम 33% भाग पर वन होने चाहिए। और उस 33% में भी हम जानते हैं जितने वनाच्छादित क्षेत्र हैं, अगर वो पर्वतीय क्षेत्रों में तो पर्वतों का मैक्सिमम भाग वनाच्छादित होता है, वहां 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। हम अपने ही यहाँ देखें, जितने पर्वतीय क्षेत्र, चाहे हिमालय हो अथवा सह्याद्री पर्वत हो हमारा, यानी पश्चिमी घाट हो, नीलगिरी हो नीचे साउथ में, ऊपर इधर सतपुड़ा, विंध्याचल, कुछ भी हो, किसी भी पर्वत पे आप चले जाएं, मैक्सिमम भाग वनाच्छादित है। तो ये अपेक्षा की गई है कि एटलीस्ट 2/3 पोर्शन तो वनाच्छादित होना ही चाहिए। तो इस तरह से विद्यार्थियों, ये जो आंकड़ा आया, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया, वर्ल्ड का आंकड़ा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, और फाइनली ये पाया पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र रसिया के पास है। रसिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 1 करोड़ 62 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 50% पार्ट यानी 81 लाख वर्ग किलोमीटर भाग पर वन है। तो वहीं परसेंटेज में देखें अगर बड़े देशों में, तो ब्राजील के पास उसके क्षेत्रफल का लगभग 59% भाग पर वन है। इसलिए ब्राजील घनत्व की दृष्टि से सबसे आगे है, लेकिन क्षेत्र की दृष्टि से रशिया बहुत आगे है। विद्यार्थियों, ज्यादातर ऐसे देश जहां पर वन आच्छादन 33% से अच्छा है, ज्यादा है, वो पूरे विश्व के एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। तो वहीं भारत की अगर हम बात करें, तो भारत में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां वन क्षेत्र कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की भूमि का 33% से ज्यादा है। यानी हमारे देश में भारत, जो हमारी नेशनल पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग वन क्षेत्र केवल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं तो विशेष रूप से इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और आपका दादर नगर हवेली, ये वो हैं जहां वन क्षेत्र 33% से ज्यादा है। लेकिन शेष जो बच गए राज्य, वहां पर लगभग 14 राज्य बचे, वहां वन क्षेत्र 33% से ज्यादा है। अगर ओवरऑल भारत की हम बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का जिक्र करना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, और थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो ये भारत में वन क्षेत्र के हिसाब से है विद्यार्थियों। तो वन क्षेत्र के हिसाब से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये क्रम से 3 राज्य हैं। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम सबसे आगे है, लगभग 85% भूमि मिजोरम की वन आच्छादित है। और यहां बड़ा एक रोचक बात है कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं। 7 राज्यों में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर वन आच्छादन 70% से ज्यादा है। केवल एक राज्य ऐसा है जहां वन आच्छादन सबसे कम है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। केवल असम ऐसा राज्य है जहां वन आच्छादन 40% के आसपास है, लेकिन शेष सभी 6 राज्यों में 70% से ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र हैं। अब मैंने कहा कि अधिक वनों की तो मैंने बात कर ली, लेकिन अगर कम वनों की बात की जाए तो विद्यार्थियों, भारत का उत्तर पश्चिम सबसे ज्यादा गरीब है वन के मामले में, जिसमें भारत में सबसे कम वन क्षेत्र अगर कहीं है तो वो है हरियाणा। 3.63% वन है मात्र, लगभग इतना ही पंजाब में, थोड़ा 19-20, इससे ज्यादा 3.7 कह दीजिए आप। 3.7 पंजाब में और 3.63 हरियाणा में। ये भारत के सबसे कमजोर राज्य हैं फॉरेस्ट की दृष्टि से। सपाट मैदान पड़े हुए हैं, खेती किसानी का काम होता है, वन नाम की, पेड़ नाम की चीज नहीं है। लोगों को
किसानों को खड़े होने के लिए पेड़ तक नहीं है कि वो छाया में बैठ सकें, बिल्कुल सपाट मैदान पड़े हुए। तीसरे नंबर पर सबसे कम वन क्षेत्र में आता है राजस्थान। राजस्थान लगभग 4.5% भूमि पर वन है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 6%, 6.5% भूमि पर वन है उत्तर प्रदेश में। लगभग यही आंकड़ा गुजरात का भी है। तो कुल मिला के भारत का अगर आप पश्चिमी क्षेत्र देखेंगे तो वो वन की दृष्टि से बहुत ही कमजोर है, वहां सबसे कम वन संसाधन है। तो इस प्रकार हमने विद्यार्थियों ये थोड़ा सा आंकड़े फॉरेस्ट से संबंधित जानने की कोशिश की। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि भारत में वास्तव में वनों का वितरण किस प्रकार से है। अगर हम भारत में वनों के वितरण की बात करें तो विद्यार्थियों, इंडिया का एक मैप आप लोग बना सकते हैं। ये आदत डालें आप लोग फॉरेस्ट को, कोई भी आप चीज पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना भाग ऐसा है जो भारत में कहाँ कितना है। इसको पढ़ने के लिए जरूरी है विद्यार्थियों कि आप इंडिया का मैप बहुत अच्छे से तैयार करें। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मैंने एक इंडिया का मैप बनाया आपके लिए। यहां पर अगर आप वन क्षेत्र देखें तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, भारत में कितने प्रकार के वन हैं। उनमें सबसे पहले मैं बात करता हूं सदाबहार वनों की। सदाबहार वन ये भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सदाबहार वन की विशेषता क्या है ये जान लें आप। सदाबहार वन वो वन है जिनमें 200 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों को सदाबहार वन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। भारत में सदाबहार वन 3 स्थानों पर पाए जाते हैं। एक है हमारा पश्चिमी घाट, ये सदाबहार वनों का क्षेत्र है, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट, ये सदाबहार वनों का क्षेत्र है। यहां भी सदाबहार वन है। और तीसरा क्षेत्र जो है वो है हमारा अंडमान निकोबार, इस जगह पर भी सदाबहार वन है। बस अंतर इतना है कि अंडमान निकोबार में जो सदाबहार वन है उन्हें वर्षा वन, सदाबहार वर्षा वन कहते हैं। ये ये रेन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। रेन फॉरेस्ट शब्द का प्रयोग, क्या रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट इन दोनों में कोई फर्क होता है? यहाँ विद्यार्थियों जानना आपको बहुत जरूरी है। रेन फॉरेस्ट शब्द का प्रयोग, इसका सदाबहार वन कहने का मतलब है ऐसे वन जो हरे भरे रहते हैं। सदाबहार वन वहां भी हो सकते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है, फॉर एग्जांपल यूरोप। क्योंकि सदाबहार होने के लिए क्या जरूरी है? वनों को टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन दोनों की तो जरूरत है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है तो वहां ज्यादा ह्यूमिडिटी की भी जरूरत नहीं है, वहां कम ह्यूमिड क्षेत्र में भी सदाबहार वन हो सकते हैं, जैसे कि यूरोप मैंने आपको बताया। तो यूरोपियन क्षेत्र में भी सदाबहार वन है, लेकिन वहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती। इसीलिए सदाबहार वन कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी तो ही सदाबहार वन होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन रेन फॉरेस्ट अगर कहा जाए, इसका मतलब ऐसे फॉरेस्ट से है जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इट मींस रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन हो सकते हैं, लेकिन सभी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सभी सदाबहार वन वर्षा वन नहीं हो सकते। वर्षा वन कहलाने के लिए जरूरी है वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार की, तो ये हमारे यहाँ वर्षा वन है, क्योंकि यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। और वर्षा वन का शब्द का जो प्रयोग है ये कहाँ किया जाता है विद्यार्थियों? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा ट्रॉपिकल रीजन में होती है। ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले ऐसे वन क्षेत्र जहां सदाबहार हैं, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, उनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो इनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अगर मैं बात करूं
इनकी पश्चिमी घाट पर होने वाली बारिश 400 सेंटीमीटर से ज्यादा है औसत बारिश। तो ये भी वर्षा वन है, ये भी सदाबहार है। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट पे भी वर्षा अच्छी खासी है, तो यहां भी सदाबहार वन है। लेकिन क्या ये वर्षा वन है? तो चूंकि हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का मैक्सिमम भाग ट्रॉपिकल क्षेत्र के बाहर है, इसलिए इनको हम वर्षा वन नहीं कहते हैं। वर्षा वन शब्द विशेष रूप से हम इसके लिए प्रयोग करते हैं अंडमान निकोबार के लिए। तो ये तो सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप बस ये याद रखें, भारत में सदाबहार वन जो हैं वो 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पहला क्षेत्र मैंने कहा वो है पश्चिमी घाट, दूसरा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट और तीसरा क्षेत्र है अंडमान निकोबार। ये सदाबहार वन। अब सदाबहार वन में पैदा क्या होता है? सदाबहार वन में पैदा होने वाली लकड़ियों में महोगनी, एबोनी, महोगनी, एबोनी और रबड़, सिनकोना, ये जितने भी वन होते हैं सदाबहार, इनकी एक विशेषता होती है, इनमें वृक्षों की लकड़ी बहुत हार्ड होती है क्योंकि उन्हें हर समय पानी मिलता है। तो पहली विशेषता, इनकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है। दूसरी विशेषता, इन वनों की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये, विद्यार्थियों परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सदाबहार वनों में क्या एक ही स्थान पर कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं या एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के वृक्ष मिलते हैं? आप अभी मध्य प्रदेश के जंगलों में चले जाइए, अगर वहां तेंदु वृक्ष है तो आपको कई किलोमीटर तक तेंदु वृक्ष मिलेंगे आपको लगातार। सामान्य तौर पर जितने भी पतझड़ वाले वन होते हैं वहां पर एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे। लेकिन सदाबहार वनों में ये विशेषता नहीं है, वहां एक ही स्थान पर आप 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाएंगे कई प्रकार के वृक्ष मिलेंगे आपको। और जब कई प्रकार के वृक्ष होंगे तो कुछ वृक्ष कम ऊंचे और कुछ वृक्ष ज्यादा ऊंचे होंगे, स्वाभाविक है। इसीलिए सदाबहार वनों की विशेषता है वहां स्टेप बाय स्टेप वृक्षों की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। अगर आप अंतरिक्ष से फोटो लें तो सैटेलाइट फोटो से आप पाएंगे कि वहां स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिला। तो स्टेयर फॉरेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ऐसा वन क्षेत्र होता है जहां विविध प्रकार के वृक्ष एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाइयां अलग अलग होती हैं और ऐसा नहीं कि ये पत्ते नहीं गिराते, ये भी पत्ते गिराते हैं, लेकिन ये एक साथ नहीं गिराते। हर पेड़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। एक साथ ना फलते फूलते हैं और ना एक साथ पत्ते गिराते हैं। धीरे धीरे करके ये वृक्ष पत्ते गिराते रहते हैं, लेकिन इनके पत्ते गिराने का एहसास ही नहीं होता, इसलिए ये एवरग्रीन कहलाते हैं। तो चूंकि अलग अलग प्रजाति के हैं, तो कोई प्रजाति किसी महीने में फल फूल रही है तो कोई दूसरी प्रजाति किसी अन्य महीने में फल फूल रही है। इसीलिए इनमें फलना फूलने का काम एक साथ नहीं होता, क्योंकि अलग अलग प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। ये इतने सघन होते हैं कि आसमान से अगर सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश करना चाहे तो वो भी प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए इनमें अच्छा अंधेरा होता है। सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, ये एक इनकी विशेषता है। ज्यादा जीव जंतु और वनस्पतियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं जहां सघन वन क्षेत्र होता है। इसी आधार पर विद्यार्थियों एक क्लासिफिकेशन किया जाता है, सघन वन, मध्यम वन और विरले वन। थोड़ा देर के लिए इस क्लासिफिकेशन को भी आप समझिएगा कि सघन वन किसे कहेंगे। सघन वन, अगर अंतरिक्ष से फोटो लिया जाए, पृथ्वी पर जितना क्षेत्र का फोटो लिया गया उस क्षेत्र में 70% से ज्यादा भाग वन आच्छादित दिखाई दे रहा है ऊपर से, तो हम कहेंगे वहां सघन वन क्षेत्र है। सघन वन क्षेत्र के लिए 70% से ज्यादा वन क्षेत्र होना चाहिए। इसके बाद होता है मध्यम या मॉडरेट। मध्यम वन क्षेत्र उसे कहते हैं जहां 40 से लेकर 70% के बीच में वन क्षेत्र होता है, वो मध्यम वन क्षेत्र है। और तीसरा होता है खुला वन, ओपन फॉरेस्ट। खुला वन क्षेत्र वो होता है जहां लेस देन 40% भाग पर वन होते हैं। यहां ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये जो वन भूमि है ये ऊपर अंतरिक्ष से लिया गया फोटो के आधार पर होती है, क्योंकि जब आप नीचे से देखोगे वन का फॉरेस्ट का या वृक्ष का मैक्सिमम भाग तो ऊपर है, नीचे तो केवल उसका तना है। तो तने के आधार पर आप 70% कभी जमीन नहीं निकाल पाओगे, वो ऊपर से ही समझ में आएगी। तो इसीलिए सघन वन क्षेत्र भारत में 70%, मध्यम
40 से 70% और खुला वन केवल 40% से कम भाग पर अगर वन है तो वो खुले वन के अंतर्गत आएंगे। तो 3 प्रकार के वन किस आधार पर हैं? ये एरिया वाइज, एरिया में डेंसिटी के आधार पर, ट्री फॉरेस्ट की डेंसिटी के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। अगर हम बात करें भारत में किस प्रकार के वन बहुत ज्यादा हैं, तो मध्यम श्रेणी के वन ही भारत में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सघन वन की मात्रा काफी कम होती है, मध्यम वन ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद फिर मैं बात करता हूं, जैसा मैंने कहा कि सदाबहार वनों की विशेषता है यहां पर सूर्य का प्रकाश भी आसानी से अंदर नहीं पहुंचता। इसका मतलब यहां हर समय पूरा क्षेत्र वन आच्छादित नजर आता है। और स्टेयर बाय स्टेयर या स्टेप या इसको बहुमंजिला वनों के रूप में भी जाना जाता है। इसको कह देते हैं सामान्य भाषा में कि बहुमंजिला वन क्षेत्र कहां पाया जाता है, तो वो है सदाबहार वन क्षेत्र। मल्टी स्टोरी फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। मल्टी स्टोरी फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट को कहते हैं। इसी में ऐसे फॉरेस्ट जो 200 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम बारिश वाले क्षेत्र हैं वहां पर। तो अब जरा सोचिए, अगर ये सघन वन क्षेत्र है तो विद्यार्थी याद रखेंगे सघन वन के जस्ट बाजू में जो वन क्षेत्र होगा वो थोड़ा सा विरल, लेकिन सदाबहार की तुलना में थोड़ा सा कम, उसको कह देते हैं अर्ध सदाबहार। तो अर्ध सदाबहार वन क्षेत्र कहां मिलना चाहिए विद्यार्थियों? वो है हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। ये पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र होगा ये कहलाएगा अर्ध सदाबहार वन क्षेत्र वाला भाग, और इसके आसपास का क्षेत्र ये अर्ध सदाबहार में आ जाएगा। तो अर्ध सदाबहार वनों में अगर हम देखें तो उसमें 3 प्रमुख अर्ध सदाबहार वन इसके वृक्षों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। होलक, साइडर और कैल, ये 3 प्रकार के वृक्ष ये अर्ध सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो अर्ध सदाबहार वन वो वन है जहां 200 सेंटीमीटर या इससे थोड़ा सा कम बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर से पर्याप्त ज्यादा होगी वहां सदाबहार वन मिलेंगे। 200 सेंटीमीटर से थोड़ा मोड़ा कम, मान लो 180 सेंटीमीटर है, तो वहां अर्ध सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो अर्ध सदाबहार वनों की विशेषता ये होती है कि इनमें थोड़ा सा पतझड़ देखने को मिलता है, महसूस होता है, लेकिन पूरी तरह से कभी नहीं होता, इसलिए इनको अर्ध सदाबहार वन कहा जाता है। तीसरे प्रकार के वनों की अगर हम बात करें तो तीसरे वनों में आ जाते हैं फिर पतझड़ वाले वन, जिन्हें डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। तो पतझड़ वाले वन यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट पतझड़ वनों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं आर्द्र पतझड़ वन और दूसरे होते हैं शुष्क पतझड़ वाले वन। विद्यार्थियों कंफ्यूज ना हो, भारत में पतझड़ वन ये वास्तव में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहलाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। इनको पूरा बोला जाता है उष्णकटिबंधीय, या सिर्फ उष्ण भी लिखा जाता है, उष्ण पतझड़ वन। तो उष्ण पतझड़ वन के 2 प्रकार हो गए, उष्ण आर्द्र इसको कहेंगे, उष्ण आर्द्र, और इसको कहेंगे शुष्क आर्द्र। शुष्क आर्द्र और उष्ण आर्द्र। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले 2 प्रकार के वन हो गए। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन 2 प्रकार के, शुष्क उष्ण आर्द्र और शुष्क आर्द्र। इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि 200 सेंटीमीटर से ऊपर वाले या उसके आसपास वाले तो वो हो गए सदाबहार। अब उससे नीचे वर्षा के बारे में बात करें तो लगभग 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक जहां वर्षा होती है, इस भाग में जो वन होते हैं वो होते हैं उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन। इनको भी 2 भागों में बांटा गया। ऐसे वन जहां पर 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है वो कहलाते हैं उष्ण आर्द्र, और जहां 70 से लेके 100 के बीच में बारिश होती है वो कहलाते हैं शुष्क आर्द्र। तो शुष्क आर्द्र मतलब जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम है। दोनों ही पतझड़ वाले हैं, 100 से 200 के बीच में है तो भी पतझड़ हो रहा है, और 70 से 100 के बीच में तो भी पतझड़ हो रहा है। बस अंतर इतना है
कि ये वो पतझड़ वाले वन है जहाँ वर्षा अपेक्षाकृत ज्यादा हो रही है, लेकिन पतझड़ दोनों जगह देखने को मिलेगा आपको। अब अगर इनके हम एग्जाम्पल देना चाहें कि कौन से इनके एग्जाम्पल हैं, तो विद्यार्थियों एग्जाम्पल में जहां तक उष्ण आर्द्र की बात है तो भारत में जो मैक्सिमम लकड़ी है उसमें आपकी आ जाती है साल, शीशम, सागौन, इसके साथ ही ये तीनों आमतौर पर फर्नीचर के लिए प्रयोग की जाती हैं, साल, सागौन और शीशम। इसके साथ अर्जुन का वृक्ष, चंदन का वृक्ष, चंदन जो कि व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महंगी लकड़ी है उसकी। तो चंदन, साल, शीशम, सागौन, अर्जुन, ये इसके साथ ही आम इत्यादि ये पेड़, ये जो महुआ, ये सारे के वृक्ष ये यहीं पर पैदा होते हैं उष्ण आर्द्र भूमि में। इसके अलावा शुष्क आर्द्र भूमि यानी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश वाले क्षेत्र, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ऐसे वृक्ष पैदा होते हैं जो अपेक्षाकृत थोड़े से कम बारिश में पैदा हो सकते हैं। अगर इसमें हम आए तो विद्यार्थियों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तेंदू। इसका उदाहरण है तेंदू पत्ता, जिस वृक्ष में लगता है ये इसी के अंतर्गत आता है। तेंदू है, बेल है, बेल का पेड़ आप लोग जानते होंगे, जो बेलपत्री जो आजकल सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी को चढ़ाई जाती है, वो बेलपत्री वाला है, वो वाला बेल का वृक्ष। खैर, जिससे कत्था बनाया जाता है, वो लकड़ी भी इसी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार नीम का वृक्ष है, वो भी इसी में आ जाएगा, बरगद है, वो भी इसी में आएगा, जामुन है। तो ये सारे वो वृक्ष हैं जो शुष्क आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस आधार पर ये दो प्रकार के वन हो गए, एक सदाबहार को भी दो भागों में बांटा, दूसरे पतझड़ वाले वन, इनको भी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, इनको भी दो भागों में बांट दिया। अब इसके बाद फिर बारी आ रही है कि ऐसे वन जो कि अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो विद्यार्थियों आप देखिए पूरे भारतवर्ष में ये शुष्क इलाका छोड़ दीजिए आप, राजस्थान का बीच का भाग और थोड़ा गुजरात ये छोड़ दीजिए आप, ये शुष्क इलाका। इसके अलावा नीचे का जो भाग है इसके बीच की एक पट्टी है, इस पट्टी को छोड़ दीजिए, यहाँ भी शुष्क भाग है। तो ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान, गुजरात का कुछ भाग, थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी आ जाता है शुष्क भाग में, और ये बीच की पट्टी नीचे, इन भागों को छोड़ दीजिए। बाकी जो शेष बचता है अब उसमें ही पतझड़ वाले वन मैक्सिमम है। यहाँ पर सदाबहार वन ये हो गए, इसके जस्ट बाजू में आए तो हमें क्या मिला, अर्ध सदाबहार वन मिले। और इसके बाजू में आओगे तो आप क्रम से याद रखेंगे, बिल्कुल वर्षा कम होती जा रही है, आप आगे बढ़ते चले जाइए। इसके बाजू में आएंगे तो आपको मिलेंगे पतझड़ वाले कौन से, उष्ण आर्द्र, जो जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में है। तो ये उष्ण आर्द्र क्षेत्र कहलाएगा आपका। अगर यहां पर पहुंचोगे तो ये उष्ण आर्द्र क्षेत्र शुरू हो जाता है आप। और उष्ण आर्द्र के और आगे जाओगे, जैसे जैसे आप भारत में, हम जानते हैं मानसून भारत में कहां पूर्व से पश्चिम की ओर कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे मानसून कम होता चला जाएगा वृक्षों के प्रकार भी बदलते चले जाएंगे। तो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में वृक्षों का वितरण पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वृक्षों का वितरण किस प्रकार का होगा, क्रम से लिखिए, तो आप क्रम से लिख सकेंगे। सबसे पहले सदाबहार, फिर अर्ध सदाबहार, उसके बाद उष्ण आर्द्र पतझड़ वाले वन, और इसके बाद वाला जो क्षेत्र होगा विद्यार्थियों, अगला क्षेत्र फिर कैसा होगा, फिर वो क्षेत्र होगा जहां पर बिल्कुल ड्राई वृक्ष आ जाएंगे। अगर ड्राई की बात करेंगे हम तो ये वाला भाग ड्राई वाला आ जाएगा, ये ड्राई क्षेत्र आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पतझड़ वाले वनों का ही मात्रा या इनकी संख्या ज्यादा है भारतवर्ष में। ये पूरा क्षेत्र जो आप ये ग्रीन और ये वाला जो कलर देख रहे हैं ऑरेंज वाला, ये पूरा पतझड़ वाले वनों का क्षेत्र है। अब शेष बचा भाग कौन सा, मैंने कहा सदाबहार वन, पतझड़ वाले वन, इसके बाद आते हैं फिर शुष्क मरुस्थलीय वन। ये शुष्क मरुस्थलीय वन आप देख रहे हैं। तो क्रम से चल रहे हैं हम, 5 प्रकार के वृक्ष हो गए हमारे। सबसे पहले सदाबहार, ये वाले नॉर्थ ईस्ट के बाजू में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का कुछ भाग में अर्ध सदाबहार। इसके बाद फिर और आगे बढ़ें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां पर आपको मध्य प्रदेश का विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र, यहां मिलेगा आर्द्र
यहाँ मिलेंगे पतझड़ वाले कौन से, उष्ण आर्द्र, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र उष्ण आर्द्र वाला क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र ये आ जाएगा शुष्क आर्द्र वाला। तो आगे आइए, इधर मध्य प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, फिर पंजाब, हरियाणा, इधर आते जाओगे, उसके बाद शुष्क वन शुरू होंगे। शुष्क वनों में अकेला राजस्थान नहीं, गुजरात का कुछ पार्ट, इधर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये भी शुष्क आर्द्र वनों के ये शुष्क मरुस्थली वनों के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा मरुस्थली भूमि है, और थोड़ी सी आगे तक आप ले सकते हो इसको। ये मरुस्थली भूमि न सिर्फ इन राज्यों में, बल्कि ये निचले राज्यों में, तेलंगाना, इधर तेलंगाना से स्टार्ट करके कर्नाटका, तेलंगाना और थोड़ा सा तमिलनाडु का भाग, थोड़ा सा इधर कर्नाटक के निचला भाग, केरल का कुछ पार्ट, ऐसे करके ये एक पट्टी है। इस पट्टी में शुष्क मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। ये पट्टी दोनों ही तरफ से समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती और अच्छी गर्मी भी होती है, इसलिए शुष्क क्षेत्र बन जाता है ये। दूसरा एक कारण ये भी है कि भारत में जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश दक्षिण पश्चिम से और दक्षिण पूर्व से दोनों प्रकार से शाखाएं उठती हैं। तो यहाँ से उठने वाली शाखा इधर की ओर जाती है, यहाँ से पूर्वी घाट के पैरेलल निकल जाती है और इधर आके अराकान योमा पर्वत से टकराती है। इससे टकरा के भारत के उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है। तो ये शाखा भी यहाँ से चल के ऐसी चली जाती है, और यहाँ से आने वाली शाखा जो दक्षिण पश्चिम की शाखा है वो पश्चिमी घाट से टकरा कर मैक्सिमम बारिश करती है। उसके पीछे का भाग जो होता है वो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश में भी ये वाला भाग तो बारिश फिर भी प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक आते आते सूख जाती है बारिश, इसलिए ये भाग शुष्क बचा रह जाता है। तो भारत में दक्षिण का मध्य भाग जो है वो पेनिनसुलर इंडिया का मध्य भाग वो शुष्क भाग है। यहाँ पर और राजस्थान में लगभग एक जैसी वनस्पति है, शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। तो कटीले वनों में अगर आप देखेंगे तो मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, जैसे बबूल, नागफनी, इसके अलावा करीले का जो वृक्ष होता है, खेजड़ी, केर, बेर, ऐसे कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की विशेषता होती है इनकी पत्तियां, विद्यार्थियों, इनकी पत्तियां चौड़ी पत्ते की नहीं होती, सघन नहीं होती, विरल पत्तियां होती हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं और विरल होते हैं। विरल क्यों होते हैं? ताकि सूर्य का प्रकाश इनके वृक्ष से होकर जमीन तक पहुंच जाए, क्योंकि पानी की कमी है। अगर वृक्ष घना होगा तो मैक्सिमम प्रकाश वृक्ष ऊपर ही रोक लेगा, नतीजा क्या होगा? वृक्ष से वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तो वृक्ष से वाष्पीकरण ज्यादा ना बढ़े, इसलिए यहाँ ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां छोटी छोटी और विरल होती हैं, ताकि सूर्य का मैक्सिमम प्रकाश जमीन तक पहुंच सके। ये रोकना नहीं चाहते। और जहां भी सर्दी वाले वृक्ष होते हैं, सर्दियों में उनके वृक्ष ऐसे होते हैं ताकि मैक्सिमम प्रकाश को वो रोक सकें, क्योंकि उन्हें अधिकतम प्रकाश की जरूरत है। सदाबहार वनों में भी यही होता है कि वहां वन बहुत घने हैं, तो नीचे तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो वो क्या करते हैं, ऊपर ही ऊपर मैक्सिमम प्रकाश को प्राप्त करने के लिए उनमें होड़ मचती है और वो ऊपर की ओर खिंचते चले जाते हैं। इसलिए वहां सदाबहार वनों में 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो हमने देखा, अब परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में या भारत में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र अगर किसी वृक्षों के अंतर्गत आता है तो वो है विद्यार्थियों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, मैक्सिमम वन है। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन में ये दोनों दे दिए आपको, उष्णकटिबंधीय उष्णाद्र और उष्णकटिबंधीय शुष्क आद्र, तो फिर क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? तो विद्यार्थियों शुष्क क्षेत्र मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो, शुष्क क्षेत्र है। इस समय भारत के कुल वन क्षेत्र का 41% भाग पर शुष्क आर्द्र वन है और लगभग 18% भाग पर कौन सा है? ये उष्ण आर्द्र वन है। शुष्क आर्द्र वनों की प्रतिशत लगभग 41 है और उष्ण आर्द्र वनों का प्रतिशत 18% है। दोनों को मिला लो तो 59% भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो लगभग 59% भाग में भारत के उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, और ये वन ही भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में है, सबसे ज्यादा भूमि कवर करते हैं। और मैंने आपको उदाहरण दे दिए कौन कौन से वृक्ष हो सकते हैं। कटीले वृक्षों में भी मैंने आपको उदाहरण दिया, उसमें नागफनी, बबूल, बेर, केर और करील, खेजड़ी, ये वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कटीले वृक्ष होते हैं, जो कि कटीले वृक्ष क्यों हैं, प्रकृति ने इनको कांटे क्यों दिए हैं? क्योंकि कांटे होने से, पोर्स में अगर कांटे होंगे तो वाष्पीकरण नहीं होगा, और अगर पोर्स खुले होंगे तो वाष्पीकरण तेजी से होगा। यही कारण है कि जितने भी वृक्ष होते हैं शुष्क क्षेत्र में वो कटीले होते हैं। दूसरा एक और कारण है बहुत बड़ा,
वृक्षों को दो प्रकार से हानि होती है, पानी न मिलने से या उनका ज्यादा मात्रा में एवापोरेशन हो जाने से उनको हानि होती है, और अगली हानि होती है जानवरों द्वारा चराई से। अगर जानवर आसानी से वृक्ष को खा पाएंगे तो खत्म हो जाएंगे वृक्ष। इसलिए वृक्षों को सेफ्टी के लिए इन क्षेत्रों में कांटे दिए गए। कांटेदार होने के कारण जानवर इन्हें खा नहीं पाते, इसलिए जानवरों से भी इनकी रक्षा हो जाती है। या परीक्षा में एक प्रश्न आता है, किस भाग में पाए जाने वाले वृक्ष आत्मरक्षा करने में सक्षम होते हैं? तो वो कटीले क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में होते हैं ऐसे वन। तो इस प्रकार, और साथ में एक चीज और है, इनकी जो लकड़ी होती है विद्यार्थियों, वो भी कैसी होती है? हार्ड होती है और शुष्क होती है। हार्ड और शुष्क होने के कारण उस लकड़ी का प्रयोग सामान्य तौर पर हम फर्नीचर के लिए भी नहीं कर सकते। फर्नीचर के योग्य नहीं होती। फर्नीचर के योग्य वही लकड़ी होती है जिसमें ग्रेन्स हों, और ग्रेन्स होने के लिए लकड़ी में हल्की मॉइस्चर होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो लकड़ी ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहती है। इसीलिए इस क्षेत्र की लकड़ी व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि भारतीय वनों का व्यापारिक महत्व दर्शाते हुए वर्गीकरण कीजिए, तो जब भी व्यापारिक महत्व की बात आएगी तो सबसे ज्यादा व्यापारिक महत्व अगर किन्हीं वृक्षों का है तो वो कौन से हैं विद्यार्थियों? वो हैं उष्ण आर्द्र। सबसे ज्यादा व्यापारिक महत्व उष्ण आर्द्र वनों का है, क्योंकि इसी क्षेत्र में साल, शीशम, सागौन और चंदन जैसे वृक्ष, बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर अगर कोई व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वो है शुष्क आर्द्र, क्योंकि शुष्क आर्द्र क्षेत्र में आपका कत्था बनाने के लिए खैर का वृक्ष, बीड़ी बनाने के लिए तेंदू वृक्ष, इस तरह से वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये दूसरा सबसे ज्यादा व्यापारिक महत्व वाले वन है। सर्वाधिक व्यापारिक महत्व इन वनों का है। सदाबहार वनों का व्यापारिक महत्व सबसे कम है। घने होने के कारण वहां लोग जाने से डरते हैं, इसलिए उनका दोहन भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि लकड़ी बहुत हार्ड होती है। अधिक हार्ड होने से, अधिक भारी होने से, हार्ड और भारी दोनों प्रकार की होती है, तो ऐसी लकड़ी व्यापारिक महत्व की नहीं होती, उससे फर्नीचर भी नहीं बनाए जा सकते। यही कारण है कि सबसे कम अगर व्यापारिक महत्व किन्हीं वनों का है तो वो है सदाबहार वन। और दूसरे नंबर पे आते हैं कटीले वन, जो मरुस्थली वन है। इनका व्यापारिक महत्व ना के बराबर होता है। सर्वाधिक व्यापारिक महत्व पतझड़ वाले वनों का ही होता है। इसीलिए, और भारत में इत्तेफाक से अब आप समझ सकते हो कि वन संपदा भरपूर है, क्योंकि 59% भाग पर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। इसीलिए भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से, वन संपदा की दृष्टि से भारत संपन्न है। इसके बाद अब लास्ट में आते हैं मैनग्रोव वनस्पति। विद्यार्थियों, मैनग्रोव वनस्पति भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर भाग पर है। 5000 वर्ग किलोमीटर भाग मैनग्रोव वनस्पति के अंतर्गत आता है। मैनग्रोव वनस्पति भारत में 2 स्थानों पर पाई जाती है, या तो सुंदरवन के डेल्टा में, तो सुंदरवन का डेल्टा मैनग्रोव वनस्पति से भरपूर है, ये संपन्न है। ये सुंदरवन का डेल्टा है भारत में। इधर आपका ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ है सुंदरवन का डेल्टा नीचे इस क्षेत्र में, और यहाँ है डेल्टा। ये सुंदरवन का डेल्टा का क्षेत्र है, जहाँ एक और हमारे इसका बांग्लादेश का निचला भाग और पश्चिम बंगाल का निचला भाग, पूरा का पूरा सुंदरवन का डेल्टा का 40% भाग भारत में और 60% भाग बांग्लादेश में है। इसे सुंदरवन का डेल्टा ही क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ मैनग्रोव वनस्पति के अंतर्गत पाई जाने वाली एक प्रजाति, जैसे सुंदरवन, सुंदर वृक्ष, सुंदरी वृक्ष कहते हैं, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है इस क्षेत्र में मैक्सिमम भाग में, इसलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा इसका नाम पड़ा। तो सुंदरी वृक्ष मैनग्रोव वनस्पति के अंतर्गत आता है। इस वृक्ष की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कि इसमें तना हवा में होता है, तना जमीन में नहीं होता। बाकी पेड़ों में आप देखते हो तना जमीन से निकलता हुआ आपको महसूस होगा और जड़ें गहराई में होंगी, लेकिन इस वृक्ष की जड़ें भी ऊपर होती हैं और वो तने को हवा में रोक कर रखती हैं। इस वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता ये। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ खारा पानी होता है समुद्र का, समुद्र के खारे पानी से बचने के लिए तने को उठा के रखती है, नहीं तो तना खराब हो जाएगा। इसीलिए उस तने में ये क्वालिटी पाई जाती है। और साथ ही इसकी जो लकड़ी होती है विद्यार्थियों, ऐसे वृक्ष जो सलाइन वाटर में पैदा होते हैं, सलाइन पानी में पैदा होते हैं, यानी समुद्री जल के संपर्क में रहते हैं, ऐसे वृक्षों की लकड़ी में हार्डनेस और मजबूती बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इस वृक्ष की लकड़ी नाव बनाने में काम आती है, जहाज बनाने में काम आती है। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुंदरी वृक्ष का या मैनग्रोव वनस्पति का व्यापारिक महत्व क्या है। तो ये नाव और जहाज की लकड़ी बनाने में काम आते हैं। इनकी उपयोगिता इसमें क्यों है? क्योंकि ये साल दर साल ये लकड़ी खराब नहीं होती। पानी में डूबे रहने के बावजूद भी सालों साल डूबी रहे तो भी खराब नहीं होती, क्योंकि इसे सलाइन वाटर में पैदा होने की आदत है। उसमें
इसका विकास हुआ है, इसीलिए ये लकड़ी पानी के साथ लंबे समय तक सरवाइव कर सकती है, खराब भी नहीं होती जल्दी, हार्ड होती है और भारी भी होती है। इसीलिए इसका प्रयोग अपेक्षाकृत नाव और जहाज बनाने में किया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति मैक्सिमम सुंदरवन के डेल्टा में, और सेकंड नंबर पर अगर कहीं पाई जाती है तो वो है हमारा गुजरात क्षेत्र। मैंने कहा 5000 वर्ग किलोमीटर भूमि मैंग्रोव वनस्पति के अंतर्गत है, जिसमें से 2300 वर्ग किलोमीटर अकेले सुंदरवन के डेल्टा में है, लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर गुजरात में है, और शेष बचा हुआ मैंग्रोव अगर वनस्पति कहीं है तो वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनके डेल्टा में पाई जाती है। तो इस तरह से मैंग्रोव वनस्पति किन किन क्षेत्रों में, मैंने उनका भी आपसे जिक्र किया। तो विद्यार्थियों, ओवरऑल हमने सारे प्रकार के वन पढ़े। अब लास्ट प्रकार के वन बचते हैं जिन्हें कहते हैं पर्वतीय वन। अगर पर्वतीय वन कहीं पाए जाते हैं तो वो कोई और क्षेत्र नहीं, वो है भारत का हिमालयन क्षेत्र। ये पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वृक्षों की जो विशेषता है विद्यार्थियों, वो क्या विशेषता है अब आप समझेंगे। पर्वतीय वन वो होते हैं जो पर्वतों पर पाए जाते हैं, और पर्वतों पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो पृथ्वी के 4 भागों में पाए जाने वाले वृक्षों की समानता व्यक्त करते हैं। 4 भागों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं, एक बार एक नजर आप इस पर डालेंगे। ये पृथ्वी का, मान लीजिए पृथ्वी है, इसमें ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। इसके बाद आप देखेंगे आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। इस भाग में जो वृक्ष हैं ये भाग कहलाता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल के ऊपर आता है टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंध। अब ये शीतोष्ण कटिबंध है विद्यार्थियों, ये वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध के जस्ट ऊपर आता है ये टैगा वनस्पति क्षेत्र। ये 50 से लेके 70 के बीच में टैगा वनस्पति, और इसके ऊपर आती है टुंड्रा वनस्पति। तो आप देखेंगे टैगा और टुंड्रा का क्षेत्र, ये विद्यार्थियों टैगा है। इसी प्रकार यहां पर मैं थोड़ा सा चित्र बना देता हूं, ये टैगा का क्षेत्र कहलाता है, और टैगा के जस्ट ऊपर होता है टुंड्रा क्षेत्र। ये टुंड्रा वनस्पति है, इधर ये टुंड्रा वनस्पति है। टुंड्रा यानी बर्फीले इलाकों में पाई जाने वाली वनस्पति। अब देखिए, पूरी पृथ्वी पर 4 प्रकार की वनस्पति होती है। एक होती है उष्णकटिबंधीय वनस्पति, दूसरी होती है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, तीसरी होती है टैगा, और चौथी होती है टुंड्रा। बस 4 ही वनस्पतियां होती हैं। बहुत आसान है याद करना। कर्क और मकर रेखा के रेखीय क्षेत्र में इसमें पाई जाने वाली ये उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। इसके जस्ट ऊपर टेम्परेट क्षेत्र शुरू होता है, इसलिए वो टेम्परेट फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट के जस्ट ऊपर जो मैंने लाल वाला भाग दिखाया इसको कहते हैं टैगा। टैगा को ही अल्पाइन वनस्पति भी कहते हैं। अल्पाइन वनस्पति यानी अल्पाइन वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं का नाम होता है कोणधारी वन। कोणधारी वन बोले, अल्पाइन वन बोले, एक ही बात होती है, और ये पृथ्वी के 50 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। ये टैगा वनस्पति दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होती विद्यार्थियों। मैंने यहाँ गलती धोखे से लिख दिया है, आप इसको हटा देंगे। टैगा वनस्पति दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री के बीच में केवल समुद्री समुद्र है, पार्थिव क्षेत्र है ही नहीं। इसलिए एकमात्र वनस्पति जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती वो टैगा है। तो टैगा वनस्पति को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, उसके नीचे फिर आ जाएंगे हम लास्ट में वही टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति बर्फीले क्षेत्रों में है, जहां पर मॉसेस, लाइकेन, सेजेस ऐसी वनस्पतियां पाई जाती है। काई प्रकार के छोटे छोटे फफूंद काई जैसे वृक्ष होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं हम टुंड्रा। तो टुंड्रा वनस्पति 70 डिग्री के ऊपर पाई जाती है दोनों ही गोलार्धों में। और यही चारों प्रकार की वनस्पतियां पर्वतों के ऊपर भी पाई जाती हैं। वही क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं पर्वतीय वृक्षों के रूप में। तो आपको समझ में आ गया होगा चारों वनस्पतियां। कभी भी परीक्षा में प्रश्न आए कोणधारी वनों की का, क्या भारत में कोणधारी वन पाए जाते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कहां पाए जाएंगे। चूंकि कोणधारी वनों का क्षेत्र 50 से 70 डिग्री, और भारत में 50 से 70 डिग्री तो भाग है ही नहीं, क्योंकि अधिकतम ऊपर का भाग 37 डिग्री के आसपास है। तो 37 डिग्री के ऊपर अक्षांश तो भारत में है ही नहीं। तो भारत में तो 2 प्रकार के वन आपको मिलेंगे, या तो उष्णकटिबंधीय या फिर शीतोष्णकटिबंधीय। तो टैगा और टुंड्रा मिलेंगे नहीं, लेकिन टैगा और टुंड्रा भी भारत में है। तो कहाँ है,
पर्वतों के ऊपर। अब वो पर्वतों के ऊपर कैसे मिलेंगे इसको आप समझेंगे। पर्वतों के ऊपर अगर नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं, हिमालय पर आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये हिमालय है, आप हिमालय पर चढ़ रहे हैं। हिमालय को 4 भागों में बांटिए। एक पट्टी ये बनाइए हिमालय की, पहली पट्टी अप टू 1500 मीटर, दूसरी पट्टी अप टू 2500 मीटर, तीसरी पट्टी 4500 मीटर। इस तरह से 3 पट्टियां बनाइए आप, और 4500 के ऊपर फिर ऊपर जितनी भी चोटी हो वहां तक जाने दीजिए। ठीक जैसे पृथ्वी पर हमने पढ़ा विद्यार्थियों, वही सारे वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे पहले 1500 मीटर तक की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष, ये उष्णकटिबंधीय। तो पर्वतों के ऊपर 4 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, 1500 मीटर तक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपने क्या देखा था? इस क्षेत्र में सदाबहार वन थे। सदाबहार वन केवल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की पहचान है विद्यार्थियों, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। इसीलिए पर्वतों के ऊपर 1500 मीटर तक सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे। ये पहली पहचान हो गई। दूसरी विशेषता 1500 से लेके 2500, 1500 से 2500 के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले फॉरेस्ट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं यहां विद्यार्थियों आप लोग याद रखेंगे? देवदार, बर्च, मैपिल, ओक। देवदार, बर्च, मैपिल और ओक, यही वो वृक्ष हैं जो भूमध्य सागरी जलवायु में पाए जाते हैं। ये टेम्परेट जलवायु में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। सेम वही वृक्ष यहां भी मिलेंगे आपको। नीचे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार आपने पढ़ ही लिए, जो भारत में पड़े वो यहां भी मिलेंगे आपको पर्वतों के निचले भागों में। सेकंड नंबर पे टेम्परेट फॉरेस्ट आ गए। अब थर्ड नंबर पर आएंगे, यहां पर पाए जाएंगे कोणधारी वन। यानी कौन सी जलवायु? टैगा जलवायु। तो ये टैगा जलवायु क्षेत्र है। 2500 से लेके 4500 मीटर पर्वतों के ऊपर जाओगे तो यहाँ कोणधारी वन यानी कोनीफेरस जो आपके वो हैं वन क्षेत्र, वो पाए जाएंगे। इसी को अल्पाइन जलवायु, अल्पाइन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आने वाले वृक्षों में ब्लू पाइन, चीड़, स्प्रूस और फर, जिसमें डगलस फर, सिल्वर फर दोनों मिलेंगे। ब्लू पाइन, चीड़, स्प्रूस, डगलस फर, सिल्वर फर, ये वृक्ष, ये सारे अल्पाइन वनस्पति है। अल्पाइन वनस्पति की क्या विशेषता है? अल्पाइन या कोणधारी वन, इनका शेप ऐसा होता है, इस तरह का शेप होता है। सामान्य हमारे यहां जो वृक्ष पाए जाते हैं उनका शेप ऐसा होता है, नीचे तना होता है और ऊपर का भाग इस तरह से फैला हुआ होता है। ये उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय वन अथवा शीतोष्णकटिबंधीय वन इस तरह के होते हैं। लेकिन अगर कॉनिफेरस की बात करें आप अथवा इस अल्पाइन वृक्षों की बात करें, उनका शेप ठीक ऐसा होता है, ऊपर से कोनिकल और नीचे की ओर चौड़ा, क्योंकि वहां बर्फबारी होती है, वहां पर सामान्य वर्षा नहीं होती, वहां पर स्नोफॉल होता है। और स्नोफॉल में स्नो वृक्षों पर टिकने ना पाए, आसानी से नीचे गिर जाए, इसलिए कोनिकल शेप में वो वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष अगर पर्वतों पर कहीं पाए जाएंगे तो 2500 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाएंगे। इसके बाद फिर ऊपर आपको क्या मिलने वाला है? टुंड्रा वनस्पति, यानी फिर काई, घास इत्यादि यहां मिलेगी। आपने पढ़ा होगा विद्यार्थियों कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में विशेष प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जो अपने जंगली जानवरों को, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जानी जाती हैं, जिनमें गुज्जर, बकरवाल इत्यादि ये जनजातियां हैं। तो ये गुज्जर, बकरवाल जो जनजातियां हैं, और आपने एक और पढ़ा होगा वो भोटिया जनजाति। तो गुज्जर, बकरवाल ये हैं जम्मू कश्मीर में, भोटिया हैं उत्तराखंड में, और लेपचा हैं सिक्किम में। इस तरह से ये 3-4 प्रकार की जातियां जो हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। और जैसे ही सर्दियां आती हैं
तो सर्दियों में क्या होता है विद्यार्थियों? सर्दियों में ये लोग निचले भागों में आ जाते हैं, नीचे की ओर आते हैं, क्योंकि जो स्नो लाइन है हिमालय पर्वत या किसी भी पर्वत की स्नो लाइन नीचे उतर आती है। सर्दियों में बर्फ नीचे तक आ जाती है, तो जैसे जैसे बर्फ नीचे तक आती है ये लोग नीचे आते चले जाते हैं, घाटियों में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही गर्मियां आती हैं ये लोग ऊंचाई पे चले जाते हैं। गर्मियां होते ही ऊंचाई पे क्यों आते हैं? क्योंकि स्नो लाइन ऊपर खिंच जाती है। तो अपने जानवरों को चराने के लिए इन्हें जो घास चाहिए वो ऊपरी क्षेत्र में मिलती है, इसलिए ये ऊपर चले जाते हैं। तो गर्मियों में ऊपर जाते हैं और सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। इसका कारण यही है कि ये वनस्पति ऊपर नीचे होती रहती है बर्फ के ऊंचाई के आधार पर, स्नो लाइन के आधार पर। तो विद्यार्थियों, ये हमने पूरा पर्वतीय वनों के बारे में जाना। भारत में सर्वाधिक पर्वतीय वन, अगर परीक्षा में प्रश्न आए सर्वाधिक पर्वतीय वन किस राज्य में है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक पर्वतीय वन यहां पाए जाते हैं विद्यार्थी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक सघन वन अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो भी अरुणाचल प्रदेश। सघन वन भारत में अरुणाचल प्रदेश। अगर सघन वन क्षेत्र पूछा जाए तो आप सह्याद्री कह सकते हो, सघन वन क्षेत्र में सह्याद्री। अगर सघन वन किस प्रदेश में है तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा पर्वतीय वन अरुणाचल प्रदेश। अब यदि परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि भारतीय वनों का व्यापारिक महत्व पर प्रकाश डालिए या व्यापारिक महत्व के बारे में आप विस्तार से लिखिए, तो व्यापारिक महत्व में आप में कुछ वनों के नाम आप लोग याद कर लें, उन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम याद कर लें। हाँ, यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको विद्यार्थियों कि पर्वतीय वनों में सिर्फ पर्वत ऊपर ही नहीं है, पर्वत नीचे भी तो हैं। जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियां नीचे भी तो हैं। सतपुड़ा में अमरकंटक, मैकल श्रेणी। तो इन पर्वतों पर भी कौन से वृक्ष मिलेंगे आपको? ये वाले। ये कौन से वृक्ष हो गए? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी। तो परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में पर्वतीय क्षेत्रों पर कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। तो यहां कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मैंने ये चारों आपको ये क्लासिफिकेशन किया है, इस आधार पर आप कह सकते हो भारत के उत्तरी वन पर्वतीय प्रदेशों में, उत्तरीय पर्वतीय प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, टैगा और टुंड्रा चारों प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। लेकिन दक्षिण मध्य भारत और दक्षिण के पर्वतों पर आपको कौन सी वनस्पतियां मिलने वाली हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल और सतपुड़ा में कौन सी पर्वतीय, कौन सी बताइए, कौन सी वृक्ष मिलेंगे आपको, तो विंध्याचल की तो ऊंचाई ही 1000 के अंदर है, तो स्वाभाविक है केवल उष्णकटिबंधीय आपको वन क्षेत्र मिलेगा। लेकिन अगर 1500 या इसके आसपास का भी ऊंचाई है तो आपको कुछ हद तक शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिल सकती है। लेकिन नीलगिरी की ऊंचाई हम जानते हैं 2600 मीटर के आसपास है, अन्नामलाई 2700 मीटर के आसपास है, इसलिए वहां मुख्य रूप से यही वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? शीतोष्ण कटिबंधीय। क्लियर है? तो वहां पर इस शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को शोलाज के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में पर्वतों के ऊपर पाई जाने वाली वनस्पति को शोलाज कहते हैं, ये वहां की लोकल भाषा में बोला जाता है। तो शोलाज वनस्पति कुछ और नहीं, ये दक्षिण भारत में पर्वतों के ऊपर पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। इसके साथ ही मैं आपको बताने जा रहा था पर्वतों पर जो ये भारत में पाए जाने वाले वृक्षों का अगर व्यापारिक महत्व बताना है तो उसमें कुछ लकड़ियां आप याद रखेंगे। जैसे मैंने बताया आपको सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक व्यापारिक महत्व वाला जो क्षेत्र है वो अगर कोई है तो वो शुष्क आर्द्र वन क्षेत्र है। और उष्ण आर्द्र वन क्षेत्र, उष्ण आर्द्र वन क्षेत्र में जो लकड़ियां पाई जाती हैं उनमें साल, शीशम, सागौन और ये तीनों लकड़ियां, ये इमारती लकड़ियां हैं। इनमें आप लिख सकते हो कि इन लकड़ियों का प्रयोग न सिर्फ इमारत बनाने में, फर्नीचर बनाने में, बल्कि इसके साथ ही रेल के स्लीपर बनाने में साल लकड़ी का प्रयोग। इसके साथ ही चंदन का व्यापारिक महत्व है। खुशबूदार चंदन का तेल और चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैनग्रोव वनस्पति के बारे में हमने बोला था, हार्ड और पानी में ज़्यादा स्थायी, लंबे समय तक टिकने वाली है, इसलिए इसका नाव और जहाज बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वालनट एक ऐसा वृक्ष है जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के अंतर्गत आता है। वालनट ये वो वृक्ष है जिसकी लकड़ी से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, वालनट वृक्ष की लकड़ी से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं।
इसके अलावा क्रिकेट का बैट, इंग्लिश विलो, जो लकड़ी जम्मू कश्मीर में मिलती है, उससे क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। यानी खेलों के सामान बनाने के लिए, खेल के उपकरण बनाने के लिए इंग्लिश विलो का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के खिलौने बनाने के लिए हल्दू लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। चीड़ वृक्ष आपने सुना होगा। ये चीड़ वृक्ष, कभी कभी परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि भारत में ऐसे कौन से वृक्ष हैं जिन्हें अंग्रेजों की सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी, तो वो चीड़ वृक्ष हैं। उत्तराखंड में चीड़ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में थे। अंग्रेजों ने उन वृक्षों को काटकर और उनके स्थान पर जानबूझकर दूसरे वृक्ष लगाए, जिनका प्रयोग वो अन्य चीजों में कर सकें। तो चीड़ की जगह अंग्रेजों ने देवदार वृक्षों को ज्यादा महत्व दिया था। देवदार वृक्ष, देवदार का भी तेल निकाला जाता है, सुगंधित वृक्ष होता है, इसकी लकड़ी सुगंधित होती है, चंदन की तरह इसका भी प्रयोग किया जाता है। और चीड़ लकड़ी ऐसी लकड़ी है जिससे रेजिन बनता है। आप लोगों ने विद्यार्थियों सुना होगा, महिलाएं जो बिंदी लगाती हैं, बिंदी में अंदर चिपकाने के लिए, माथे पर चिपकाने के लिए राल का प्रयोग किया जाता है। राल गोंद जैसी होती है, उसको रेजिन कहते हैं इंग्लिश में। वही रेजिन चीड़ के वृक्ष से निकाली जाती है, उसका ये व्यापारिक महत्व है। चीड़ का तेल भी आता है, जो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती, सामान्यतः घटिया क्वालिटी का होता है, और उस तेल का प्रयोग पेंट इत्यादि बनाने में किया जाता है। प्रसाधन सामग्री में रेजिन का प्रयोग, चीड़ के तेल का प्रयोग, इनका प्रयोग भी किया जाता है। और साथ ही आपने तेंदू वृक्ष के बारे में सुना। तेंदू वृक्ष से, उसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। पूरे भारतवर्ष में बीड़ी उद्योग जो है वो तेंदू पर ही आश्रित है। पान में यूज होने वाला कत्था खैर की लकड़ी से बनाया जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आज वन क्षेत्र के बारे में सारी जितनी भी जानकारियां थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा आपसे बन जाना चाहिए, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। बस एक बार इस वीडियो को अच्छे से आप सुनिए, समझिए और अपने आप नोट्स बना लीजिए। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में, कोई भी डाउट है, तो आप जरूर पूछिए। जय हिंद।